हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि जुलाई के अंतिम माह में आप लोग का सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हेतु आप एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस ट्रेड थ्योरी फिटर में अच्छा से दें, इसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए ही जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप लोग जो है बने रहिए मेरे साथ। और टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करते समय यह ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका लाभ आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो देखते हैं और क्या उसके आंसर होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर का आपका कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, खा शांति से खड़ा रहना चाहिए, गा दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, घा दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि सडनली आप काम कर रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है आपको कि दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे देनी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा गा करेक्ट और सही आंसर है। तो गा, इसको मैं टिक मार देता हूँ, गा हमारा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। आप मेजरमेंट चैप्टर में पढ़े होंगे आपका श्रिंक रूल के बारे में। तो श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में ऑप्शन आपका का है डाई बनाते समय, खा पैटर्न बनाते समय, गा चाबी घाट बनाते समय, घा सीट को मोड़ते समय। तो देखिए, श्रिंक रूल का हमेशा जो उपयोग है वो पैटर्न बनाते समय किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर खा मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक मार देता हूँ, खा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका है का 90 डिग्री के कोण में, खा 45 डिग्री के कोण में, गा लंबाई में और घा गहराई में। तो हमेशा ट्राई स्क्वायर का जो उपयोग होता है, अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा तो जानते होंगे कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट और सही आंसर है। मैंने का को करेक्ट और सही उत्तर है जिसको चुन लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। अगर आप लोग ट्राई स्क्वायर देखे होंगे तो बता सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर का जो हम लोग साइज लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि ट्राई स्क्वायर का साइज हमेशा स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपका ख करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूँ। ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य कारण क्या है। आप जब ट्राई स्क्वायर को देखिएगा तो उसके नीचे जो है एक अंडरकट रहता है। उसका कारण है कि जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए, क्योंकि जब आप जिस जॉब का आप स्क्वायरनेस या 90 डिग्री चेक कीजिएगा तो उसको स्पेस देने के लिए वहाँ पे आपका स्लॉट काटा गया, अंडरकट कटा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर घा मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। बहुत ही शानदार है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा सीबीटी में, इसलिए आपकी इसकी तैयारी जो है पूरे तन मन से करें। तो बेंच वाइस का जो साइज लिया जाता है वो वाइस की जो जॉ होती है उसकी चौड़ाई से ली जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर का मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे टिक लगा लिया, क। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीजल की धातु होती है।
आप अगर पढ़े हों तो बता सकते हैं कि चीजल जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है। तो चीजल हमेशा आपको याद रखना कि जितना भी कटिंग टूल्स बनता है वो आपका हाई कार्बन स्टील का बनता है, इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका घ, हाई कार्बन स्टील। तो घ मैंने टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट जो चीजल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग चाबी घाट बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय उसके जो दांत होने चाहिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को हमेशा बांधने का जो सही तरीका है उसमें आपको ध्यान देना है कि जो ब्लेड का तीत हो वो जो है आपका फ्लाई नट की ओर होना चाहिए, कहने मतलब आगे की ओर होनी चाहिए। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है विंग नट की ओर। तो करेक्ट और सही आंसर मेरा क है, विंग नट की ओर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर पुराने कट में आप नया ब्लेड प्रयोग करते हैं तो ये फंस कर चलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा जो है क सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि सेकंड कट फाइल होती है। आपका जो सेकंड कट फाइल होती है किसके अनुसार, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, आकार के अनुसार, साइज के अनुसार। तो देखिए, हमेशा सेकंड कट फाइल जो होती है वो ग्रेड के अनुसार होती है, इसलिए आपका करेक्ट और सही आंसर है ख। आपका करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। फाइल की धातु होती है। तो हमेशा देखिए, फाइल जो बना होता है टूल स्टील का बना होता है। तो यहाँ पे टूल स्टील ख मेरा सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अप कट दांते पाए जाते हैं। तो अप कट जो है दांते पाए जाते हैं डबल कट फाइल पे, इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर क है। क इसका करेक्ट और सही आंसर है। उसके बाद आगे है कि हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड क्या होते हैं। ऑप्शन है क हमारा जल्दी नहीं घिसता है, ख देखने में सुंदर लगता है, ग आसानी से बन जाता है, घ घर्षण कम होती है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है घ। इससे क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन, घर्षण कम होती है। अगला प्रश्न है कि डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है मोटे जॉब के लिए, सीट के लिए, धातु के लिए, गहरी कटिंग के लिए। तो हमेशा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का जो उपयोग है वो गहरी कटिंग के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है, इसलिए घ को मैंने टिक मार लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है। तो देखिए, फाइलिंग के लिए जो अलाउंस है 0.025 से 0.5 mm तक, यह आपको ध्यान और याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर का मेरा करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट है स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। ये आपको ध्यान देना, स्क्रैपिंग के लिए जो है अलाउंस कितना रखा जाता है। तो स्क्रैपिंग के लिए जो आपका अलाउंस रखा जाता है वो 0.1 से 0.4 mm, इसका करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। ऑप्शन नंबर ख। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फिनिश रिमिंग के द्वारा धातु कटती है। फिनिश रिमिंग के द्वारा धातु कटती है तो 0.02 से 0.05 mm। ऑप्शन नंबर मेरा क करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। अगला प्रश्न है आपका आपके स्क्रीन पर। अब अगला प्रश्न है कि
कि एक शाफ्ट के सिरे का केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर घ सही और करेक्ट आंसर है। हम एक शाफ्ट का जो सेंटर अगर निकालना हो तो उसके लिए जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो घ करेक्ट और सही आंसर है। उसके बाद है एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ग करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ग मेरा करेक्ट और सही आंसर है ग। अगला प्रश्न है कि माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर के अधिक लाभ हैं क्योंकि इससे अधिक परिशुद्धता में माप ली जा सकती है, प्रयोग में लाना आसान है, इंग्लिश और मीट्रिक दोनों रीडिंग ली जा सकती है, अंदरूनी, बाहरी और गहराई की मापों को अधिक रेंज में मापा जा सकता है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर आपका यही घ है। घ इसका करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर पर चूड़ियों पर पिच होता है, कितना होता है? तो 0.5 mm इसका करेक्ट और सही आंसर है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि मीट्रिक माइक्रोमीटर पर चूड़ियों पर जो पिच होता है वो 0.5 mm मतलब हाफ mm का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ग करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि एक इंग्लिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर जो चूड़ियों का पिच होता है वो कितना होता है? 1 इंच बाय 25, 1 इंच बाय 50, 1 इंच बाय 40, 1 इंच बाय 10। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है 1 इंच बाय 40। ग ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रोन का मान होता है, एक माइक्रोन का मान होता है कितना? तो 0.001 mm। इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर है ग मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का जो अल्पतमांक होता है, मतलब जिसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं, तो वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का जो है अल्पतमांक होता है आपका 5 डिग्री। इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट और सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कास्ट आयरन बनाया जाता है इलेक्ट्रिक फर्नेस द्वारा, ब्लास्ट फर्नेस द्वारा, क्यूपलर फर्नेस द्वारा, पुलिंग फर्नेस द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो कास्ट आयरन बनाया जाता है वो क्यूपलर फर्नेस द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से तो आपका माइल्ड स्टील बनता है, उसके बाद जो है पुलिंग फर्नेस से आपका रोट आयरन बनता है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन जो है आपका क्यूपलर फर्नेस से बनता है, जिसका सही और करेक्ट आंसर है। तो हमने इसमें टिक मार दिया ग। अगला प्रश्न है गन मेटल एलॉय होता है। तो आपको ध्यान देना है कि गन मेटल आपका कॉपर, जिंक और टीन का एलॉय होता है। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया ग करेक्ट और सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आगामी होने वाली CBT एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छा से हल करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।